गुड मॉर्निंग। आइए फिर आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करेंगे। कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, उसका क्या टेम्पलेट होगा, आज का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। उससे पहले हम पुनः एक बार आप लोगों को सिंपलेस्ट लर्न प्लेटफॉर्म पे वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सबसे ईजीएस्ट मेथड है प्रोग्रामिंग को सीखने का। और मेरा तो यह मानना है कि हर आदमी प्रोग्रामर होता है, बचपन से ही हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बर्थडे का प्रोग्राम किया या फिर स्कूल कॉलेजेस में अनेक प्रोग्राम हम लोग करते हैं। सेम उसी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम लोग उसको शुरू करेंगे। और जैसा कि इसके टॉपिक में ही स्टार्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग हमको करना है। अगर आप रेगुलर हमारे साथ बने रहेंगे तो मेरा यह दावा है कि फिर सी प्रोग्रामिंग आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा और जितना भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है यह सबसे आसान हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखना है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, स्लैश एन का क्या मतलब है, मेन पॉइंट्स क्या होता है प्रोग्राम का, और हिस्ट्री क्या होता है। यहाँ पे मेरा थोड़ा तरीका उल्टा है। असल में पहले लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिर लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पहले हमको प्रोग्राम ही लिखना चाहिए ताकि हमारा कुछ इंटरेक्शन बन जाए। फिर हम लोग हिस्ट्री पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री से बीइंग अ प्रोग्रामर कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपका नहीं होने जा रहा है, इसीलिए हम लोग उसको लास्ट में देखेंगे। अब आ जाइए, हम लोग पहला प्रोग्राम की तरफ आ गए। यह जो पहला जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें कुछ सेक्शन को हम लोग अभी छोड़ देंगे। जैसे यह जो लाइन है प्रोग्राम 1 या स्टार्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, इस पे हम लोग बाद में आएंगे, इसका कोई अभी सिग्निफिकेंस अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। यह जो प्रोग्राम जो लिखा हुआ है यहाँ से इंक्लूड स्टूडेंट से लेकर के रिटर्न 0 और कर्ली ब्रेसेस बंद है, इसको हम लोग बोल सकते हैं यह एक बेसिक टेम्पलेट है जो हमको हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है। यह जो मेन है, इसके बगल में एक डब्बा बना हुआ है जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, और इसके अंदर 2 प्रिंटफ है। अभी के लिए इस स्टेज में हम लोग यही समझेंगे कि यह जो प्रिंटफ है इसका बेसिक पर्पस है किसी भी चीज़ को प्रिंट कर देना, ठीक है। और ऐसे केस में जब हम लोगों ने कहा कि फिर यहाँ पे जैसे हमने कहा कि भाई आपने, जैसे कि हमने कहा कि ना यहाँ पे 2 है, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे हेलो हाउ आर यू और ठीक सटा हुआ आ रहा है आई एम फाइन। इसका मतलब हुआ यह जो प्रिंटफ है इसका काम सिर्फ प्रिंट करना है, लाइन चेंज करना नहीं है। इसके अंदर आपको जो मन करे आप लिख सकते हैं इस डबल कोटेशन के अंदर में, और यह हूबहू उसको प्रिंट कर देता है। इस पे इसको कोई ऐतराज़ ही नहीं होता है, ठीक है। बाकी का क्या सिग्निफिकेंस है इसको हम लोग खैर आगे चल के फिर देखेंगे। अब आइए जरा सा हम लोग देखें कि फिर नेक्स्ट हमारा स्लाइड क्या कह रहा है। यह जो सेकंड जो प्रोग्राम है हमारा, इसमें हमने लाइन को चेंज करने का कोशिश किया है। यह स्टूडेंट तो रहेगा ही, इंट मेन भी रहेगा, कर्ली ब्रेसेस भी रहेगा। अभी हम लोगों ने तुरंत कहा भी है कि इसको हम लोग बाद में समझने की कोशिश करेंगे। अभी पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले हम लोग समझ लें। यहाँ लिखा हुआ प्रिंटफ हेलो हाउ आर यू, जैसे आपने लिखा स्लैश एन, देख लीजिए यहाँ पे यह जो आउटपुट जो आपका आ रहा हेलो हाउ आर यू, निश्चित रूप से इसके बाद कर्सर नीचे चला गया, इसीलिए आई एम फाइन आया। इसके बाद आपने कहा न्यू दिल्ली, यहाँ पहले ही स्लैश एन है इसलिए लाइन चेंज हो गया। इसका मतलब हुआ स्लैश एन चाहे हम जहाँ भी लिखेंगे यह अपना काम करेगा और यह प्रिंट नहीं होता है। प्रिंट नहीं होने के पीछे कारण यह है कि यह स्पेशल कैरेक्टर है और इसके पास कुछ न कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे 3 आपका स्लैश एन दिया हुआ है। यह जो तीनों जो स्लैश एन है, यह तीनों स्लैश एन क्या करेगा, 3 लाइन हमको देगा। इसके बाद बाय प्रिंट होगा, फिर से एक बार बाय प्रिंट होगा, तब जा कर के यह हमारा आउटपुट ख़त्म होगा। फिर से हम बोल रहे हैं इस प्रोग्राम में और पिछले प्रोग्राम में
अगर आप देखेंगे तो यहाँ चूंकि स्लैशन नहीं था, इसी के चलते दोनों लाइन एक साथ आ रहा था, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे स्लैशन डाल दिया, अब यह लाइन चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब कि स्लैशन का बेसिक पर्पस यही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमने क्लियर लिखा भी था कि प्रिंटफ फंक्शन इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस अ न्यू लाइन ऑटोमेटिकली। प्रिंटफ से नए लाइन की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी होगा, इसके पास यह प्रिविलेज नहीं दिया गया। अब आ जाइए, यह जो सेकेंड प्रोग्राम है इसमें स्लैशन था, लाइन को चेंज किया। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ हमने लिख भी दिया है कि स्लैशन जो होता है यह स्पेशल कैरेक्टर है जो कि न्यू लाइन इफेक्ट को आपको देगा, लेकिन यह प्रिंट नहीं होगा। बार बार हम बोल रहे हैं, जबकि अभी हमने तुरंत कहा था कि जो भी चीज़ हम डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं वह प्रिंट हो जाता है। अब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पे आ जा रहे हैं। देखिए होता क्या है कि चूंकि यह एक लैंग्वेज है, इसका अपना एक तौर तरीका है। यहाँ पे जो भी बात हम लोग लिखते हैं वह दो तरह का होता है, एक्टिव पार्ट और पैसिव पार्ट। यह जो आप देख रहे हैं जिसको हमने कमेंट्स लिखा है, यह असल में इसका मतलब हमारे और आपके लिए है, इसका मतलब कंप्यूटर के लिए नहीं है। क्लियर है? यह असल में सिर्फ हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है कि किस प्रोग्राम का नाम प्रोग्राम 2 है और स्टार्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, और यहाँ कैसे चला मालूम, चूँकि 2 बार यहाँ फॉरवर्ड स्लैश है। असल में यह सिंगल लाइन कमेंट है, माने जिसके आगे भी अगर हम लगा दें इसके आगे भी, तो फिर इसका मतलब फिर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फिर सिस्टम इसको ध्यान नहीं देगा। लेकिन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे मल्टी लाइन कमेंट भी, वह कैसे होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, जब वो आएगा तब हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए जैसा इस मेन फंक्शन के बेसिक स्ट्रक्चर को। यह जो studio.h है इसको हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल। यह जो हैश इंक्लूड है इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। यह जो इंट है इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। यह मेन है, इसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं स्ट्रिंग। और यह जो पूरा का पूरा जो कर्ली ब्रेसेस जो दिया हुआ है, ऊपर में ओपन नीचे में क्लोज, इसको हम लोग बोलते हैं कि यह एक ब्लॉक है। ठीक है, इस सब का अपना कुछ न कुछ सिग्निफिकेंस है जो हम लोग अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। उस समय फिर से इस स्क्रीन पे आएंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सबों का मतलब क्या है। अब जरा आ जाइए कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए 4 स्टेप आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले किसी भी एडिटर को, जो प्रॉपर एडिटर हो सी या C++ का, उसको आपको ओपन करना है, इसको लिख देना है। लिखने के बाद उसको प्रॉपर एक्सटेंशन के साथ, यहाँ पे हमने लिखा है प्रोग्राम विथ प्रॉपर एक्सटेंशन। प्रॉपर एक्सटेंशन का मतलब हुआ कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि कोई एक फाइल है उसका एक्सटेंशन .doc है, इसका मतलब हुआ कि वह वर्ड का फाइल है। अगर .xls है तब वह एक्सेल का फाइल है। इसी तरह से जब हम किसी भी फाइल के आगे .c लिख देंगे तो सिस्टम यह समझेगा कि वह C का फाइल है। दूसरी बात कि आजकल चूंकि C का कंपाइलर नहीं मिलता है तो हम लोग C++ के भी कंपाइलर पे काम कर लेते हैं। अगर हम एक्सटेंशन छोड़ देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ .cpp आ जाता है, मतलब कि फिर वह फाइल C का नहीं होकर C++ का माना जाएगा। और वैसे केस में निश्चित रूप से कुछ न कुछ फैसिलिटी में अंतर तो आएगा। 99% हम बोल सकते हैं कि सेम होता है, लेकिन कहीं कहीं चूँकि C का अपग्रेडेशन था C++, तो निश्चित रूप से उसके अंदर कुछ ऐसी नई बातें होंगी जिसके बारे में C को जानकारी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते क्या हैं, अब आ जाइए फिर से उसी स्क्रीन पे पीछे वाले पे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आपने इस फाइल को लिखा था, इस प्रोग्राम को आपने लिखा हेलो हाउ आर यू, इस सब का मीनिंग हमारे लिए है, इसका मीनिंग सिस्टम के लिए नहीं है। असल में इसको हमको कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो यह प्रोग्राम है, हमारा यह जो कोड है जिसको सोर्स कोड बोलते हैं, या मशीन कॉम्पेटिबल कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आज भी सिस्टम बाइनरी फॉर्मेट ही समझता है। इसीलिए कोई भी अगर हमसे पूछे
कि भाई आपने कंपाइल क्यों किया, तो सिंपल सा आंसर होगा क्योंकि हमको इसको बाइनरी फॉर्मेट में यानी मशीन कॉम्पेटिबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके मशीन इसको समझता है। यह हमारा सेकंड स्टेप होता है। अब आ जाइए जैसा देखें क्या कि थर्ड स्टेप क्या है, तो लिंकिंग द प्रोग्राम विथ फंक्शन। इसको खैर लिंकिंग वाले को अभी जब हम मेन पॉइंट्स में आएंगे तब हम लोग फिर से उसको देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद तब लास्ट में हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूशन के बाद ही आपको आउटपुट मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ मेन पॉइंट्स ऑफ अ प्रोग्राम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी सी का प्रोग्राम आप लिखेंगे उसके अंदर एक मेन फंक्शन होगा और कम से कम एक मेन फंक्शन जरूर होगा। असल में मेन फंक्शन का अपना कुछ सिग्निफिकेंस है। जितना भी प्रोग्राम आपने लिखा है पीछे, आ जाइए इसी पे। यहाँ आपने लिखा है मेन। असल में होता क्या है कि प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तब यह टॉप टू बॉटम होता है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक करेगा। लेकिन जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब यह प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करेगा मेन से। तब यह प्रोग्राम करेगा एग्जीक्यूट कहाँ से करेगा, तो मेन से। इसीलिए प्रोग्राम के अंदर एक मेन का होना जरूरी है, जो आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट माना जाएगा, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉइंट माना जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि वहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। ठीक है, बाद में जब हम लोग फंक्शन चैप्टर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग 25, 50, 100 फंक्शन भी लिखेंगे एक ही प्रोग्राम के अंदर, लेकिन फिर भी हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगा, तो मेन से। इसीलिए एक प्रोग्राम के अंदर एक मेन का होना जरूरी है और कम से कम एक मेन तो होना ही चाहिए। इसके एग्जाम्पल के लिए हम बोलते भी हैं कि जैसे हर घर में नंबर ऑफ गार्जियन या नंबर ऑफ डिसीजन टेकर सिर्फ एक होना चाहिए, उसी केस में फैमिली स्मूथली चलता है। जिस फैमिली में एक से अधिक डिसीजन टेकर हो जाते हैं वह फैमिली बार बार हैंग करता है, क्योंकि तब कोई मेंबर कुछ तो कोई कुछ डिसीजन सुनाना शुरू कर देता है। इसीलिए हर प्रोग्राम के अंदर एक ही मेन होना चाहिए, जैसे फैमिली में भी एक ही गार्जियन होना चाहिए। और वैसा फैमिली तो और भी बेकार हो जाएगा, आप जानते हैं, जिसमें नंबर ऑफ गार्जियन 0 हो जाए, तब तो फिर हर मेंबर ही डिसीजन टेकर हो जाता है। इसीलिए प्रोग्राम के अंदर यह रेस्ट्रिक्शन डाला गया कि कम से कम एक मेन फंक्शन और अधिक से अधिक भी एक ही मेन फंक्शन होना चाहिए। अब आइए जरा सा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि आखिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब आपने कहा कि सी इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेंस क्या होगा कि जैसे हमारे और आपके लिए अगर हम लोग एप्पल लिखते हैं तो बड़ा में लिखें छोटा में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिस्टम के लिए अगर हम बड़ा में ये लिखते हैं तो उसका मतलब 65 होता है, और जब छोटा में ये लिखते हैं तो उसका मतलब 97 होता है। इसका मतलब हुआ कि क्लियर एक डिफरेंस है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग केस सेंसिटिव है। लेकिन प्रिंटफ के अंदर अगर जो भी बात हमने इस स्ट्रिंग में लिख दिया होगा डबल कोटेशन के अंदर, तब सिस्टम इसको बिल्कुल पैसिव पार्ट समझता है और यह हूबहू इसको प्रिंट करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी कहीं भी हमने अपर केस का यूज नहीं किया है, क्योंकि यह एक लैंग्वेज है, इसका एक अपना ग्रामर है, उस ग्रामर को हमको ऑनर करना पड़ेगा, क्योंकि यह केस सेंसिटिव है। इसका मतलब यह नहीं कि ना वर्ड की तरह जहाँ मन करे बड़ा में लिख दिया, जहाँ मन किया बोल्ड कर दिए, जहाँ मन किया छोटा में लिख दिए। यह सब चीज़ यहाँ पे करने से बचना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब आ जाइए जरा सा नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ लिखा हुआ कि एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट इन अ सी लैंग्वेज मस्ट एंड विथ अ सेमी कॉलन। असल में होता क्या है कि इंग्लिश में हम लोग किसी भी चीज़ को फुल स्टॉप से बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सेमी कॉलन से बंद करना है। सेमी कॉलन इसलिए क्योंकि इनके ग्रामर में दिया हुआ है, और अभी हमने तुरंत कहा कि जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे हमको उसके ग्रामर को ऑनर करना पड़ता है। जैसे इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो लड़का के लिए ही और लड़की के लिए सी होता है, जबकि हिंदी में वह होता है। अब कोई आदमी अड़ जाए इस पर कि नहीं भाई हम तो भाई हिंदी पढ़ के आए हैं, हम तो एक ही चीज़ यूज करेंगे, चाहे ही करेंगे चाहे सी करेंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज के ग्रामर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ लिख दिया गया है कि आपको यहाँ पे सेमी कॉलन ही देना है,
तो आपको सेमी कॉलन ही देना होगा। तब आप बोल सकते हैं कि सर मेन के बगल में सेमी कॉलन क्यों नहीं लगा दिया आप? इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मेन एक फंक्शन है जिसका कि लाइफ यहाँ से शुरू हो रहा है। इसको अगर हम सेमी कॉलन यहाँ लगा देंगे तब यह जो पूरा का पूरा काम जो हो रहा है यह काम होगा ही नहीं, क्योंकि यह सारा का सारा काम किसके बॉडी के अंदर है? मेन के अंदर है। ठीक है, जबकि नॉर्मल जो स्टेटमेंट होता है सी में, उसको टर्मिनेट करने के लिए हमको सेमी कॉलन का यूज करना ही पड़ेगा। यही इसका रूल है, इससे हम बच नहीं सकते। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि न सी जो है फ्री फॉर्म लैंग्वेज है। फ्री फॉर्म मतलब लिखने का कोई तरीका नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग फॉलो करते हैं। आइए जरा सा देखते हैं कि इसका क्या सेंस है फ्री फॉर्म का। अब अगर आप चाहिए तो इंट मेन पैरेंथेसिस, पेयर और पैरेंथेसिस के बगल में आप कर्ली ब्रेसेस खोल लीजिए, इस प्रिंटफ को यहाँ लिख दीजिए, सेमीकोलन डालिए इस प्रिंट। इससे आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट दिया ही नहीं गया है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका प्रॉपर इंडेंट का हम लोग ध्यान रखें, क्योंकि पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और मैनेज करने में भी अच्छा होता है यह। और अगर यह हैबिट रहेगा तो आगे चल के बहुत सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ सकता है जहाँ की इंडेंटेशन का अपना एक मतलब होता है, वहाँ इंडेंट पे ही सारा कहानी होता है। जबकि सी बिल्कुल ही फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका कोई फॉर्मेट पहले से नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। अब जो बात अभी हम बोल रहे थे वही बात है कि भाई जैसे हमने सोर्स कोड लिखा, सोर्स कोड कौन भाई लिखेगा? तो प्रोग्रामर। इसको लिखने के बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। क्यों करेंगे भाई? ताकि मशीन कॉम्पेटिबल इंस्ट्रक्शन हमको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि ना आपके पास एक फाइल बन जाएगा। देखिए जैसे मान लिया कि ना हमने इस फाइल को सेव किया first.c के नाम से, तो first.c हमारा हो गया सोर्स कोड। जैसे सक्सेसफुली कंपाइलेशन होगा तो फिर एक first.obj नाम का फाइल बनेगा जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। यह तो हो गया कंपाइलर का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपाइलर को ग्रामेटिकली चेक भी करना है सोर्स कोड को। अगर कोई एरर होता है वहाँ पे तब निश्चित रूप से वह एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है कि ना द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलर इज टू चेक द सोर्स कोड सिंटैक्टिकली, माने जो ग्रामर है उसको फॉलो आपने किया है या नहीं किया है। इसके बाद आपने लिखा है कि है ना हमको ऑब्जेक्ट कोड सिर्फ उसी केस में मिलेगा जब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप इस बात को एकदम तय जानिए कि अगर कोई भी एरर होगा तो आपके पास ऑब्जेक्ट कोड नहीं मिलेगा और फिर आप आगे का कहानी नहीं कर पाएंगे। अब आ गया कि ना कंपाइलेशन के बाद लिंकर आ जाता है, जैसा कि अभी हम लोग बोल रहे थे। आइए अब जरा सा एक बार फिर से हम चलते हैं उसी प्रोग्राम की तरफ जहाँ कि हम लोग देखे हैं। अब देखिए यहाँ जो इंट मेन है हमारा, अभी इस स्क्रीन पे सेकेंड वाले पे हमने इसको लिखा था यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखिए होता क्या है कि आपके पास यूटिलिटी दो तरह का है। एक ऐसा यूटिलिटी जिसका डिफिनीशन आप देने जा रहे हैं, जैसे यह जो मेन है क्या काम करेगा आप तय कर रहे हैं। इसके अंदर आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 प्रिंटफ आपने लिखा है। ऐसे केस में इसका सारा बॉडी आपने लिख दिया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि इसका डिफिनीशन यूजर ही दे रहा है। नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा इसमें, या पहले आप समझ लीजिए कि मेन फंक्शन जबकि प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, फिर भी सिर्फ एंट्री पॉइंट तक सिस्टम के हाथ में, यह क्या काम करेगा आपको लिखना है। लेकिन ठीक इसके उलट अगर आप प्रिंटफ को अगर आप देखेंगे, प्रिंटफ भी एक फंक्शन है जिसके साथ यह पैरेंथेसिस लगा हुआ हो। आप एकदम जान लीजिए कि वह सिवाय फंक्शन के कुछ नहीं है। अब यह जो प्रिंटफ है यह काम जरूर कर रहा है प्रिंट का, लेकिन यह कैसे काम कर रहा है न हम जानते हैं न हम जानना चाहते हैं। इसको समझाने के लिए हम आपको एक रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लिया कि हमने कहा कि आप अभी जाइए और आप खाना खा के आइए। खाना तक पहुंचने का दो ही तरीका है हमारे पास, या तो हम घर जाएं खुद से खाना बनाएं
और खुद खाएं। ऐसे केस में खाना फिर यूजर डिफाइंड होगा, क्योंकि उसका डिफिनीशन हम दे रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि हम खाना खाने के लिए किसी होटल के साथ अपने आप को इंक्लूड कर लें। उस केस में खाना बनाएगा कौन? तो होटल। खाना कैसे बना है ना हम जानते हैं, ना हम जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम बराबर क्लास में बोलते भी हैं कि न कई एक बार कि हो सकता है बाजार का चिकन चिल्ली ज़्यादा अच्छा लगता हो, क्योंकि उसका बर्तन 10 दिन से साफ़ नहीं किया गया हो। लेकिन अगर पता चल जाए तो शायद हम वहाँ खाना नहीं खा पाएंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि यह जो प्रिंटफ है यह क्या काम करेगा, इसमें तो मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन यह कैसे काम करेगा यह इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यह कैसे काम करेगा यही बात यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूड studio.h में। इसका मतलब हुआ कि अगर हमको प्रिंटफ यूज करना है तो हमको studio.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे अगर हमको भूख लगा हुआ है और हम खाना नहीं बनाना चाहते हैं, तब उस केस में हमको किसी न किसी होटल के साथ इंक्लूड होना पड़ेगा, तभी जाके भोजन हमको मिलेगा। क्योंकि खाना खाने से पहले उसका बनना ज़रूरी है, चाहे हम बनाएं चाहे होटल वाला बनाए। इसलिए आज के बाद अगर कोई भी पूछेगा studio.h क्यों आपने इंक्लूड किया, बिल्कुल सिंपल सा आंसर बोल देना है उनको कि चूँकि हमको प्रिंटफ यूज करना है और सिर्फ हमको यूज करना है, मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि यह कैसे काम कर रहा है। ना हम जानते हैं ना हम जानना चाहते हैं, दोनों बात। ऐसे केस में हमको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर है? इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको लिंकर का काम है। यह जो प्रिंटफ है इसको इस इंक्लूड के साथ जोड़ने का काम कौन करेगा? लिंकर। इसका मतलब हुआ कि ना अब तक आप 3 काम कर चुके हैं। सोर्स कोड जो कि आपने लिखा, कंपाइलर ने क्या किया, उसको कंपाइल किया, उसका ऑब्जेक्ट फाइल बनाया। लिंकर ने क्या किया साहब, तो इसको लिंक कर दिया। किसके साथ? प्रिंटफ को लिंक किया studio.h के साथ, ताकि प्रिंटफ सक्सेसफुली काम कर सके। क्लियर है? और जैसे लिंकर का काम खत्म होगा कि आप जान लीजिए कि उसके बाद एक अलग फाइल तैयार हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं exe फाइल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही बात यहाँ लिखा भी हुआ है कि द कंपाइल्ड एंड लिंक्ड प्रोग्राम इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड। इसके बाद ही आप फाइल को रन आप कर सकते हैं, जिसके चलते जो आपका आउटपुट आ रहा था। एक बात और आप जान लीजिए कि ना जो भी हेडर फाइल है उसको हैश इंक्लूड आपको लिखना ही पड़ेगा। इसका क्या सेंस है? बहुत बड़ा सेंस है। जब प्री प्रोसेसर चैप्टर हम लोग देखेंगे तो फिर से एक बार वहाँ आने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? इसके अलावे जो कुछ बात हमने वहाँ पे लिखा था, एक बार हम उसको बोल दे रहे हैं आपको, ताकि आपको कोई फिर दिक्कत नहीं हो। इंक्लूड के बारे में हमने आपको समझा ही दिया। यह सब कमेंट है। कमेंट का मतलब होता है कि इसको सिर्फ आप अपने सहूलियत के लिए लिखे हैं। कमेंट लिखना प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी भी होता है। मान लीजिए कि नहीं, यहाँ पे तो खैर थोड़ा सा कम है यह, इसीलिए आपको याद रहेगा। लेकिन अगर कोई 1 लाख लाइन 2 लाख लाइन का अगर प्रोग्रामिंग अगर हो जाएगा, तब उस केस में कौन सा सेक्शन क्या काम करेगा यह समझ पाना मुश्किल होगा। वैसे केस में हम लोग बीच बीच में कमेंट लिख के फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिखते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे तो खैर ऐसे ही लिखा गया था एग्जाम्पल के लिए, लेकिन यह पैसिव पार्ट होता है, इसका काम उससे कोई मतलब नहीं है। मेन हो या कोई भी फंक्शन हो, अगर उसका बॉडी लिखना हो तो हमको एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करना पड़ेगा, उसके पूरे बॉडी को लिखना पड़ेगा और लास्ट में उसको बंद कर देना पड़ेगा। क्लियर है? और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वह फंक्शन ख़त्म माना जाएगा। ठीक है ना? और इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है? यह सब खास चीज़ था। अब आज ये लास्ट में हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें। हिस्ट्री में कुछ नहीं है। इसके जो डेवलपर थे उनका नाम था डेनिस रिची, और यह डेवलप किया गया था बेल लेबोरेटरी में 1972 में। और चूँकि सी से पहले हमारे पास एक लैंग्वेज था बी, इसीलिए इसका नाम सी रखा गया। इसका कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं हुआ था कुछ। ठीक है ना? लेकिन यह जो सी है इसने भी कुछ कॉन्सेप्ट इन तीनों से लिया था, BCPL, बी और एल्गोल से। ठीक है? लेकिन बाद में सी ने भी उसमें कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा डाला और पावरफुल कुछ फीचर डाल दिया।
लेकिन एक बात जान लीजिए कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ था, यह बेसिकली एक ग्रुप ने अपने खास काम के लिए किया था। खास काम क्या था उनका? तो उनके उनके पास एक बोल सकते हैं असाइनमेंट था, यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना, और उसको लिखने के लिए उनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत थी। हकीकत यह है कि उस समय यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि आने वाले समय में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक माइलस्टोन हो जाएगा। हम तो बल्कि यहाँ तक बोलते हैं कि सी मदर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी के बाद जो भी लैंग्वेज आया वह किसी न किसी रूप में उसने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट हायर जरूर किया है, चाहे वह माने या नहीं माने उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग एहसान फरामोश होते हैं, आप जानते हैं, कोई कुछ चीज़ कहीं से उठा लेंगे लेकिन बाद में कहेंगे कि नहीं ये तो मेरा अपना था। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उनको शायद अगर पता होता कि सी आने वाले समय में इतना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा तो शायद इसका फॉर्मेट और भी आसान होता, ऐसा मेरा अपना मानना है। इस सब बात को हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। सी असल में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो लोग पहले से पढ़ के आए होंगे उनको पता होगा हाई लेवल और लो लेवल। बेसिकली हाई लेवल और लो लेवल हम लोग मशीन के रेफरेंस में बोलते हैं। ऐसा लैंग्वेज जो मशीन को समझ में आ जाए आसानी से, वह मशीन के लिए लो लेवल मतलब मशीन लैंग्वेज। जो उसको दिक्कत से समझ में आए माने इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जो सी है तो उसको बोलते हैं हाई लेवल। लेकिन हम लोग अगर अपने एंड से अगर देखें तो इंग्लिश हमारे लिए लो लेवल है, मशीन लैंग्वेज हमारे लिए हाई लेवल है। लेकिन चूंकि हम लोग मशीन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए हमने कहा कि फिर सी क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह असल में पहली बार ऐसा हुआ जिसमें मॉड्यूलर अप्रोच को सपोर्ट किया गया सी में। मतलब कि आप अगर चाहिए तो एक ही प्रोग्राम को अलग अलग मॉड्यूल में बांट करके डेवलप कर सकते हैं, बाद में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग अलग। अगर आप करने का क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर किसी के यहाँ आज कोई मैरिज सेरेमनी है तब वह अलग अलग काम को अलग अलग मॉड्यूल में बांट के अलग अलग ग्रुप को देगा, जिससे क्या हो काम भी स्मूथ होगा और मैनेज करना भी आसान होगा कि असल में प्रॉब्लम किस पर्टिकुलर काम में आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच, मतलब कि जहाँ के सिस्टम को हम लोग ब्रेक कर दें। ठीक है। इसके बाद लास्ट लाइन में हमने लिख दिया है कि सी जो है ना पोर्टेबल है, क्योंकि चाहे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करें, आप देखिएगा सिंटैक्स उसका करीब करीब यही होता है जो कि हम लोग देखते हैं, यानी कि उसके लिए प्रोग्रामर को कोई बहुत बड़ा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। यह था हम लोगों का इंट्रोडक्शन सी का। आगे वाले क्लास में और भी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बात देखेंगे, और अगर कोई भी डाउट लगे तो बीच में शुरू में ही हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग C++, जावा और डेटा स्ट्रक्चर का ऑनलाइन क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना भी वीडियो होगा इसको आप अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो, नहीं तो फिर यूट्यूब भी सफिशियंट है पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।